मैं लाइव होके न्यूज़ से शर्मिला जैन। आज हम आए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता शफीक खान जी के यहाँ और हम इनसे चर्चा करते हैं वो कितने सालों में कांग्रेस से कार्य कर रहे हैं और करीब 2 बार ये पार्षद रह चुके हैं और हम इनसे चर्चा करेंगे एक अहम मुद्दे पर कि अभी नामांकन पत्र इन्होंने दाखिल किया था निर्दलीय उम्मीदवार से और आज इन्होंने नामांकन पत्र वापस लिया। क्या कारण रहा और क्या वजह रही जो इन्होंने नामांकन पत्र वापस लिया? चलिए चर्चा करते हैं शफीक खान जी से। सर, आपका लाइव होके न्यूज़ में स्वागत है। नमस्ते, स्वागत, धन्यवाद आपका। सर, अभी सुनने में आया है कि आज आपने नामांकन पत्र वापस ले लिया, तो ऐसा क्यों किया? देखिए, मैं 30 तारीख को अपना निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन जमा करा था जी। और उस समय वहाँ पर मीडिया के हमारे जो बंधु थे वो जब उन्होंने मुझसे बात करी तो मैंने उनको स्पष्ट ये बात कह दी थी कि मैंने अपना नामांकन निर्दलीय इसलिए जमा करा है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के विरोध में या विरुद्ध कांग्रेस ने जो प्रत्याशी खड़ा करा है वो उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे जी। और मैं नहीं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बिल्कुल थाली में रख के जीत दे दी जाए जी। इसलिए मैंने अपना नामांकन पत्र दाखिल करा था कि अगर कोई दमदार व्यक्ति मैदान में आता है तो मैं उनके पक्ष में अपना नाम वापस ले लूंगा। और आज नाम वापसी के दिन जब ये बात सुनिश्चित हो गई कि कांग्रेस के सीनियर लीडर मेरा छोटा भाई आमिर अकील जी, जो पिछले 35-40 साल से कांग्रेस में जुड़े हुए हैं मेरे साथ, और उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल करा था निर्दलीय के तौर पर और उन्होंने अपना दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वह चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के विरोध में, तो मैंने उनके पक्ष में अपना नाम वापस लिया। जी। सर, जैसा कि हमें ज्ञात है कि आप पिछले 40 सालों से कांग्रेस में हैं और 2 बार पार्षद के चुनाव भी लड़ चुके, जीत भी चुके और काफी अच्छा आपने कार्य सेवा दी है कांग्रेस में। उसके बावजूद भी आपको कांग्रेस में टिकट ना मिला, तो इसके क्या कारण रहे? क्वेश्चन का जवाब तो शायद मेरे जैसे और भी हजारों ऐसे लोग हैं जो कि कांग्रेस में पैर घिस रहे हैं और एड़ियां रगड़ रहे हैं और बरसों वर्ष से सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब टिकट बंटवारे का समय आता है तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं जो कि चुनाव के पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे इसी बार माननीय कमलनाथ जी ने और माननीय दिग्विजय सिंह जी ने बड़ी बड़ी बातें अखबार में कही थी कि हमने कई स्तर पर सर्वे कराया है, दिल्ली से टीम भी सर्वे करने आई है, उनके पर्सनल लोग भी सर्वे कर रहे हैं और जो हर जगह हर जिले की हर विधानसभा सीट की एक्चुअल पोजीशन निकाल रहे हैं कि कौन विनिंग कैंडिडेट है, कौन जीतने वाला प्रत्याशी है और हम उसको टिकट देंगे, हम बगैर ये सोचे कि ये इसके पीछे किसी के नेता का हाथ है या नहीं है, ये कितना अमीर है या ये कितना गरीब है। उनका कहना यह था कि हम सर्वे के आधार पर लोकप्रियता को हम मापदंड मान के टिकट देंगे जी। और हम लोग इससे काफी खुश थे। जब भोपाल के उत्तर विधानसभा सीट का सर्वे हुआ तो ये हमें अच्छे से मालूम है, हमको खुद बताया गया और लोगों ने कहा और खुद सर्वे की रिपोर्ट जो इन लोगों ने कही कि उसके अंदर भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र से आमिर अकील के नाम के ऊपर सारे सर्वे रिपोर्ट आके एंड हो गए थे कि आमिर अकील की लोकप्रियता देखते हुए ये निश्चित माना जा रहा था कि आमिर अकील साहब को टिकट दिया जाएगा। लेकिन टिकट के वक्त पता नहीं क्या हुआ, वहां पॉलिसी दूसरी आ गई, वहां उन्होंने क्या सोच के पॉलिसी अपनी चेंज करी और आमिर अकील साहब को टिकट ना देते हुए आतिफ अकील साहब को टिकट दे दिया। ये भी हमारे ही अपने हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि विधायक का प्रतिनिधित्व करने के लिए या विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए जो तजुर्बा जो एक्सपीरियंस जो होना चाहिए अभी वो उनमें नहीं है और इसी बात का हमारा विरोध था। हमने यही कहा था कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के एक मजे हुए प्रत्याशी के सामने आलोक शर्मा जो पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, कई इलेक्शन लड़ चुके हैं, पार्षद भी रह चुके हैं, भोपाल से महापौर भी रह चुके हैं, वो उनसे मुकाबला करने के लिए किसी मजबूत कैंडिडेट को यहाँ पर उतारना चाहिए था कांग्रेस को, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तब हमने मजबूरी में ये बात निर्णय लिया कि हमें अपनी तरफ से ऐसा कैंडिडेट लाना है जो कि इनका मुकाबला कर सके और हमको ऐसे बिल्कुल आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आमिर अकील एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को बहुत अच्छे से टक्कर देंगे और कांटे का मुकाबला होगा। और अब भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो मुकाबला है वो है भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आमिर अकील जी। सर, कांग्रेस की जो टिकट राजनीति है वो सब लोग उसके खिलाफ सब लोगों में कांग्रेसियों में ही आक्रोश है
क्योंकि सुनने में आया कि कांग्रेस ने एंड टाइम तक लोगों को उम्मीद में रखा कि आपको टिकट मिलेगा, और जनता काफी खुश भी थी कांग्रेसियों की कि हमें टिकट मिलने वाला है। जो कार्य कर रहे थे अच्छा, उनको टिकट की उम्मीद थी। जब अंतिम समय पे घोषणा हुई कि टिकट इसको नहीं इसको मिला, तो ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश है, तो उसका खामियाजा क्या निकलेगा जनता का? 3 नवंबर को उसका खामियाजा जो होगा सबके सामने आ जाएगा। और ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात है कि कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है कि लॉलीपॉप देके आश्वासनों का जी और रोका जाता रहा, लेकिन जब किसी चीज की अति हो जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट्स आते हैं वो अच्छे नहीं होते। कांग्रेस पार्टी को इस वक्त जो कि धरातल की तरफ जा रही है, जी सर, जो कि अपने गिराव की तरफ है। भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ उसके ऊपर होती चली जा रही जी है। सर। इस वक्त कांग्रेस को भाई भतीजावाद से उठकर, और जो टिकट इनके अंदर इनका होता है, कोटे का जो बंटवारा होता है कि ये फलाने नेता का कोटा, ये महाराज का कोटा, तो ये दिग्विजय सिंह जी का कोटा, ये सुरेश पचौरी जी का कोटा, ये कमलनाथ जी का कोटा, ये कोटे वाले सिस्टम की वजह से कांग्रेस की हार होती है। जब तक ये कोटा सिस्टम खत्म नहीं होगा, मेरा हमेशा से कहना ये रहा, जो व्यक्ति जीतने का हकदार है, जिसके जीतने की संभावनाएं ज्यादा है, भले वो किसी भी नेता से जुड़ा नहीं हो, लेकिन केवल इसलिए उसको टिकट नहीं दिया जाए कि ये किसी नेता से जुड़ा नहीं है। वो उस आदमी का सेहरा किसके सर बनेगा इस बात के, ये जीत गया तो मेरा सर ऊंचा हो जाएगा, ये जीत गया तो दिग्विजय सिंह का सर ऊंचा हो जाएगा, ये जीत गया तो राहुल भैया का सर ऊंचा हो जाएगा, ये जीत गया तो कमलनाथ जी का सर ऊंचा हो जाएगा। ये जो सोच है कांग्रेस को डुबाने वाली, यही सोच है। जब तक कांग्रेस सोच से बाहर नहीं निकलेगी, उसके साथ यही हशर होता रहेगा। और आने वाले 3 तारीख को परिणाम जब आपके सामने आएंगे, आप देखिए कि बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी जो कांग्रेस प्रत्याशियों के विरोध में लड़ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा परिणामों के ऊपर प्रभाव डालेंगे और परिणाम इनके विपरीत जाएंगे। सर, अभी जैसे कांग्रेस, इस बार सुनने में आया कि काफी कांग्रेसी प्रत्याशी कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में जा रहे हैं, तो इसके पीछे यही कारण है क्या, जो भाई भतीजावाद जो आप बता रहे हैं, इसी कारण से जा रहे हैं, या कई और कारणों से कि उन्हें वहां पर कुछ अच्छा पद मिल जाएगा? नहीं, देखिए, ये तो दोनों ही पार्टियों में, बहुत से भारतीय जनता पार्टी के जो जिनको टिकट नहीं मिला वो भी दूसरी पार्टियों की तरफ रुख करे हुए हैं। इसी प्रकार से कांग्रेस के वो लोग जिनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, वो कोई बीजेपी में, तो कोई समाजवादी में, तो कोई किसी और पार्टी में चला गया। अवसर की बात होती है, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसकी उम्र ही 60-50 साल, 40-45-50 साल का व्यक्ति हो गया है, और वो अब कब तक इंतजार करेगा भाई? इसकी भी एक समय सीमा होती है कि उसके हाथ पैरों में जान ही नहीं बचेगी, तब इलेक्शन कहाँ से लड़ेगा? तो वो लोग जिनको ऐसा लगता है कि हमको इसके बाद अवसर मिले कि न मिले, हाथ पैरों में जान रहे कि ना रहे, तो हमें तो इलेक्शन लड़ना है और अपनी ताकत दिखाना है, अपना जनाधार दिखाना है, तो वो लोग तो जाते हैं। तो उनको जहां मौका मिलेगा, जो पार्टी उनको टिकट देती है, वहां चले जाते हैं। इसी प्रकार से बहुत से लोग कांग्रेस के, जिन्होंने ऐसा लगा कि अब उनका कांग्रेस में गुजारा नहीं है, कांग्रेस उनको अवसर नहीं देगी, वो दूसरी पार्टियों में चले गए। आपको क्या लगता है सर कि अगर कांग्रेस निकलती है तो उसके बाद जो जनता की उम्मीदें हैं, जो उन्होंने टिकट दिए है, उसके आधार पे क्या जो मतलब जो निकलता है या जो जीतता है कांग्रेस से, तो वो जनता की कसौटी पे खरा उतरेगा? जो अभी तक जनता को कांग्रेस से उम्मीद थी कि जो हम उम्मीद कर रहे हैं टिकट को, उसको घर साफ सफाई को लेके, गैस सिलेंडर, या जो वादे कांग्रेस कर रही है, तो क्या कांग्रेस उसका कसौटी पे खरी उतरेगी? या जो अभी उम्मीदवार खड़ा हुआ है उसको इस बारे में नॉलेज है कि क्या हमें आगे कार्य करना है, कांग्रेस को कैसे आगे बढ़ाना है, तो वो उस कसौटी पे खरा उतरेगा? आपके प्रश्न में 2 हिस्सों में बांट देता हूं। क्योंकि मैं कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के विरोध में काम करूंगा और काम कर रहा हूं, इसलिए कांग्रेस के मामले में कि कांग्रेस अपने घोषित घोषणा पत्र पे काम करेगी कि नहीं करेगी, क्या है, पब्लिक को क्या सुविधाएं देगी नहीं देगी, मैं इस पे बोलना नहीं चाहता, ना मुझे बोलने का हक है, ना मैं बोलूंगा। जी सर। मेरे कैंडिडेट की बात, जहां तक आप बात करते हैं कि मेरा कैंडिडेट आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहा है, और उसने अपनी जनता से जो वादे किए हैं, जो उसने वादे करेगा, उन वादों को निभाने के लिए वो हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि ये हमारे की परंपरा रही है कि माननीय श्री आरिफ अकील साहब ने अपना पहला इलेक्शन निर्दलीय के तौर पे लड़ा था, और उसके बाद वो लगातार 6 बार इलेक्शन जीत के मध्य प्रदेश शासन के अंदर वरिष्ठता पे पहुंचे और मंत्री भी रहे। उन्हीं के भाई आमिर अकील निर्दलीय से उन्होंने शुरुआत करी है, और वो निश्चित रूप से सफल होंगे। जब वो सफल होंगे तो उन्होंने जो जनता से वादे किए हैं, जनता को जो सहूलतें निर्दलीय के रूप में रहते हुए पहुंचा सकते हैं, वो जरूर पहुंचाएंगे, ऐसा मेरे को विश्वास है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक अंतिम क्वेश्चन सर, आपने 40 सालों से कांग्रेस को सेवा दी है और 2 बार पार्षद भी रहे और इतने अच्छे कांग्रेस के लिए कार्य किए, तो अभी जो आपके अंदर भावना है कांग्रेस को लेके या फिर वो, तो इसका कहाँ तक कांग्रेस को नुकसान होगा या आपको इससे क्या नुकसान हो? देखिए, नफे नुकसान की बात तो हम करेंगे नहीं, ये तो उनको सोचना चाहिए जिनको हमने त्यागा है जी। हमने अपने जीवन के 40 साल कांग्रेस में दिए, माननीय श्री आरिफ अकील के साथ साए की तरह जुड़े रहे और हर उनके आयोजनों में, हर उनके प्रोग्राम्स में और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके दिशा निर्देश मानते हुए हम चले। लेकिन वर्तमान में जो व्यवस्था बनी, जो टिकट वितरण हुआ जी, उस सब को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि शायद उन लोगों के जहन में ये आया कि अब ये लोग बेकार हो गए हैं, इसलिए उन्होंने हमें नेग्लेक्ट करा है। अब हमारी उपयोगिता उनके नजरों में नहीं रही, तो हम यहाँ पर हमारे जो कैंडिडेट को हम लड़ा रहे हैं उसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो हम कितने उपयोगी हैं, या हम कितने काम के हैं, या हम कितने धरती से जुड़े हैं, या हमारा जनाधार क्या है, ये रिजल्ट बताएगा। इसलिए अपने मुंह से मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं किसका क्या नुकसान कर सकता हूँ। मैंने कभी किसी का नुकसान करने का सोचा नहीं, ना मैं कभी ऐसा सोचता। ऊपर वाले के हाथ में जीतना और हारना, जिताना हराना तो ऊपर वाले की मर्जी से होता है और वो जिससे चाहेगा उसे जिताएगा, वो जो चाहेगा वो हारेगा। हमारा काम है ईमानदारी से मेहनत करना, हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ देंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लाइफ ओके चैनल के जरिए आप जनता को चुनाव के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि चुनाव का मौसम है और सभी लोगों को सबसे पहले तो मतदान करना चाहिए और अपने सारे कामों को छोड़ के फर्स्ट टाइम, अव्वल टाइम पे मतदान करना चाहिए। और मतदान करने जाते वक्त केवल एक बार आत्मा की आवाज पे इस बात को मनन कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि हमारा ये जो हम वोट देने जा रहे हैं इसकी बहुत वैल्यू है, बहुत कीमत है। हम जो ये वोट देंगे ये अगले 5 साल ये सुनिश्चित करेगा कि आप जिस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं वो आपके काम आएगा कि नहीं आएगा, उसकी सोच क्या है, उसका कार्य करने का तरीका क्या है और उसमें कितनी क्षमता है, ये आपको सोच के अपना वोट देना है। बाकी जिसकी मर्जी हो, आप जिसको समझते हो, आपका विवेक जो काम करे उसको वोट दीजिए। मैं किसी का भी नाम लेके बात नहीं करूंगा, लेकिन सोच समझ के वोट देना है और आपको अपना और अपने प्रदेश का और अपनी विधानसभा का भविष्य यदि बनाना है तो आपको अपना मत देना चाहिए और जरूर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर का कहना है कि सभी को अपना वोटिंग करना चाहिए और अपनी मानसिकता के आधार पे और आपसी एकजुटता के आधार पे करना चाहिए, किसी विवाद में नहीं फंसना चाहिए और जिसे वो अपना आदर्श समझते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा कार्य कर सकता है, आगे और पीछे का सोच समझ के अच्छे से वोट दें और दिल से वोटिंग करें। धन्यवाद। मैं लाइफ ओके न्यूज़ से शर्मिला जैन, नमस्कार।